हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन का अध्ययन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है और उसमें कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं या कार्बन एटम में कोई चेंज नहीं होता या कार्बन एटम है वो इंक्रीज होते हैं। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में सोडियम एसीटेट या कहूं कि एसीटेट सॉल्ट है उसको वाटर में डिजोल्व करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको ही पता है कैथोड और एनोड दो सेल होते हैं और कैथोड और एनोड के ऊपर कैटायन और एनायन हैं वो माइग्रेट करते हैं। जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम एसीटेट लिया, उसको किस में डिजोल्व कर दिया? वाटर में। और फिर अपन ने उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस किया उसमें कैटायन सोडियम आयन और एनायन कौन था? एसीटेट आयन। ये दोनों इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट की। कैटायन है वो कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो उसकी ओर कौन माइग्रेट करेगा? पॉजिटिव। एनोड के जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो एनोड पर होता है पॉजिटिव और उसकी ओर कौन माइग्रेट करेंगे? नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज। इसका मतलब एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्चार्ज होगा। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर कैटायन है वो डिस्चार्ज होगा। पहले अपन एनोड लेते हैं। एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से है। जैसे ऑक्सीजन पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गया, तो यहाँ मोल कितने हैं? 2 मोल। एक से एक इलेक्ट्रॉन यदि मूव करता है या रिमूव होता है तो 2 मोल से कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 मोल किसके? एसीटेट रेडिकल के प्राप्त हुए। ये रेडिकल है वो होमोलाइटिक फिशन द्वारा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये कार्बन और कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड आते ही क्या हो गया? CO2। कितने मोल CO2? 2। इस CH3 के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। वो किसके रूप में? रेडिकल के रूप। और CH3 जो रेडिकल है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। 2 रेडिकल आपस में डाइमराइज होकर के एथेन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब एनोड पर एथेन गैस लिबरेट होगी और कैथोड का क्या होगा? कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। 2 प्रोटॉन थे जो कहाँ से आए थे? वाटर से। वाटर जब भी डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब सुनना, तो वाटर से जो प्रोटॉन आयन थे वो कैथोड पर डिस्चार्ज हुए और इन 2 प्रोटॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कौन सी गैस लिबरेट कर दी? हाइड्रोजन। इसका मतलब कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हुई? हाइड्रोजन। अब एक बात और सुनो, अब यह है कि जब भी अपने सोडियम एसीटेट को वाटर में डिजोल्व किया तो अपने पास हैं वो 4 टाइप के आयन प्राप्त हुए। 2 एनायन है एसीटेट और हाइड्रोक्साइड आयन, जो है एनोड की ओर माइग्रेट करेंगे।
इस एनोड की ओर 2 आयन जब माइग्रेट करेंगे तो उनमें कौन सा डिस्चार्ज होगा, वो उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वह इलेक्ट्रोड पर इजीली डिस्चार्ज होकर के गैस के रूप में लिबरेट होगा। अब है कैथोड। कैथोड पर सोडियम और हाइड्रोजन आयन है। इसमें जो प्रोटॉन आयन है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन से कम होता है, जिसके कारण कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हुई है, हाइड्रोजन। और एसीटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्साइड आयन का ज़्यादा होता है, एसीटेट आयन का कम होता है। और जिसका कम होता है वह इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट फास्टली करता है। इसका मतलब जिस एसीटेट आयन है वो एनोड की ओर माइग्रेट करेगा और हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा। कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस हुई, CO2। कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कह दिया क्योंकि यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट हुई है, CO2। तो CO2 का लिबरेशन है वही क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। अब इस रिएक्शन में एक एग्जाम्पल लिया है, वही सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट के 2 आयन हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब सुनना, अपन ने जब भी यहां से CO2 है रिमूव की है तो एक रेडिकल बना है, यही चीज है। इसका मतलब यहां से इसको हटाना है और यहां रेडिकल आ गया, इसको हटाना है और यहाँ रेडिकल आ गया। और ये दोनों रेडिकल एक दूसरे के स्टेरिकली अप्रोचेबल हैं, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये इंट्रामोलिकुलर है, वो एल्किन बनेगी। तो देख लो यहाँ क्या है, ये पॉइंट। इसका मतलब अब डायरेक्ट मेथड के तौर पे देखें कि अपन को प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बनाना है, कि यहाँ पर जैसे CO2 को हटाना है और यहाँ क्या बनाना है, रेडिकल। कितने रेडिकल बने, 2 CH3 रेडिकल बने, तो बताओ क्या बना था, एथेन। इसी तरह इसको हटाना है, रेडिकल, इसको हटाना है, रेडिकल। एक ही मॉलिक्यूल में 2 रेडिकल हैं, वो स्टेरिकली अप्रोचेबल हैं, इसलिए ये दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये रहा। नेक्स्ट है वो डीकार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। सोडा लाइम देखो, NaOH और CaO। Na का मतलब सोडा और CaO है वो, उसको कहते हैं अपन लाइम। तो इन दोनों को मिला के क्या कह दिया, सोडा लाइम। और सोडा लाइम है उसके अंदर इंटरमीडिएट के रूप में एनाइन बनता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एनाइन है, यदि वो एनाइन कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उसकी शेप होगी वो पिरामिडल होगी, और हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3 होगा। सोडा लाइम के अंदर 3 मोल NaOH के और 1 मोल किसका लिया जाएगा, CaO, जिसे कहते हैं क्विक लाइम, बिना भुजा हुआ चुनना। अब देखना, यहां से मैं Na2CO3 निकालूंगा, Na2C, एक हो, दूसरा हो और ये तीसरा हो, तो 3 हो निकले। इसका मतलब ये यहां से निकल गया और क्या बचा, H, और इधर क्या बचा, R, और R और H आपस में जुड़ गए और क्या निकल गया, सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन कौन सा जुड़ेगा, बेस वाला। अब तो आप ये भी कह सकते हो कि बेस में तो NaOH है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव होता है, तो वो अपना प्रोटॉन कैसे दे देगा। इस चीज को अपन मैकेनिज्म से समझेंगे, बट मैकेनिज्म से समझने से पहले अगला एक एग्जाम्पल है, उसको लेते हैं। सोडियम एसीटेट, सोडा लाइम, इसका 3 और इसका 1 रेशियो।
उसे क्या किया, हीट करने से क्या रिमूव होगा, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट है वो बना तो इस कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन पर यहां से H जुड़ेगा। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो CH3 पर कौन जुड़ गया, H, क्या बन गया, मेथेन। और ये जो हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया, बेस से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि सोडियम एसीटेट पर बेस ने एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक किया कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव किए और ये कार्बन sp3 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब sp2 से किस में कन्वर्ट हो गया, sp3। और आपको ये बहुत बार बताया जा चुका है कि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक हेटेरो एटम हैं, वो हैं अनस्टेबल होते हैं, जिसके कारण ये O पर नेगेटिव चार्ज फिर से आएगा और यहाँ से CH3 आयन बनेगा, क्योंकि ONA और OH है, यहाँ से रिमूव ना होकर के कौन सा बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, CH3। और CH3 पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है वो। अब इस यहां से क्या निकला, NaO नेगेटिव, C, ये OH। इस OH पर ये जो प्रोटॉन है वो कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और एसिडिक नेचर तो ये किसका कार्य करेगा, बेस का। और ये CH3 यहाँ से प्रोटॉन को लेगा और बताओ क्या बन जाएगा, CH4। और Na हो गया, एक Na ये हो गया Na2C, 1 2 और 3, तो Na2CO3। अब आप ये कह सकते हो कि सर CH3 के ऊपर है ये जो प्रोटॉन जुड़ा वो किसका जुड़ा, बेस का। कैसे, ये कौन था, हाइड्रोक्साइड आयन। कहाँ से प्राप्त हुआ, NaOH से। इसने किसके रूप में कार्य किया, बेस के रूप में। तो ध्यान से सुनना, ये रहा, यही तो था। अब यहाँ से CH3 यहाँ से रिमूव हुआ, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए और इस CH3 नेगेटिव पर कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। देख लो यहाँ से। तो इसका मतलब ये जो OH है वो कौन था, बेस का था। और बेस से ये प्रोटॉन है वो CH3 पर जुड़ गए। आगे चीज, अब अगले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे अपन। अब है CH3 CH2 CO। तो बताओ यहां से क्या डालना है, CO। इस अल्फा कार्बन पर क्या जोड़ना है, बेस का H। आगे चीज, यहां से इस CH पर क्या जोड़ना है, बेस का H। इसके ऊपर भी क्या जोड़ना है, CH पर बेस का H। और इस CH3 पे क्या जोड़ना है, बेस का H। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से जो डीकार्बोक्सिलेशन है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। रिएक्टिविटी का मतलब है कि कौन अपना CO2 है वो फास्टली मूव करेगा। वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और इससे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। तो अपन अल्फा कार्बन पर क्या चार्ज जनरेट करेंगे, नेगेटिव। और उसकी क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। और नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है कि -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, नेगेटिव -I, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ है ये एक एथिल ग्रुप है और ये कौन सा है, मेथिल, एनाइन के रूप में है। और CH3 का कौन सा इफेक्ट है, +I। और +I के कारण नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसलिए कौन ज़्यादा स्टेबल है, मेथिल। इसलिए रिएक्टिविटी पहले किसकी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर मेथिल और फिर कौन, एथिल। आगे ये इनका कौन सा ऑर्डर था, रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, एनाइन। और यदि मान लो अब इसमें बेस के रूप में मैं NaOH ना दे करके D देता, तो बताओ CH2 पर क्या जुड़ता, D। इस CH पर क्या जुड़ता, D। इस C पर क्या जुड़ता, D। CH3 पे क्या जुड़ता,
डी। इसका मतलब डी कहाँ से लाया गया? बेस से। बेस में जो भी हाइड्रोजन होगा, ड्यूटेरियम होगा, ट्राइटियम होगा, वो जुड़ेगा आइसोटोप के रूप में यदि क्वेश्चन दे तो। अगला ये रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन की हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में रेडिकल बनता है और रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के थ्रू डिसाइड होती है। और जैसे मैंने ये रेडिकल दिए हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो यहाँ इस रेडिकल के अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन हैं, तो अल्फा कार्बन पर यदि प्रोटॉन होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी अपन प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होंगे रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा होगा। रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, वहाँ अपने सोडियम या पोटेशियम एसीटेट लिया था, यहाँ सिल्वर एसीटेट लेते हैं हुन्स-डिकर में, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में Br2 और सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं? CCl4 नॉन पोलर। अब सुनना बात, वही की वही बात है, कार्बोनिल की अल्फा कार्बन पर रेडिकल जनरेट होगा, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन सोडा लाइम में क्या था? एनाइन। इस CH3 पर अपन Br2 से क्या लेंगे? Br। तो CH3 क्या बन गया? Br। क्या निकल गई? CO2 HgPr। फिर से देखें, कौन? CO2। CH3 पे क्या आएगा? रेडिकल। इस रेडिकल के ऊपर कौन जुड़ेगा? Br, CH3 Br, Hg और क्या होगा? Pr। अब इसके मैकेनिज्म को देखें, देखना, सबसे पहले ये जो एनाइन था वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में इलेक्ट्रोफाइल Br2 पर अटैक करेगा और ये O नेगेटिव इस Br को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा, और वो Br नेगेटिव किसके साथ निकल जाएगा? HgBr के रूप में। ऑक्सीजन पर कौन जुड़ गया? Br, ये रहा। अब सुनना बात, यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, HC होमोलाइटिक क्लीवेज। ये O और Br का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। अब आप ये कह सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है और Br पर भी लोन पेयर है, और दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए ऑक्सीजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा इजीली। ये होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Br के पास चला जाएगा। यहां से वही की वही बात कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की, होमोलाइटिक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन वाला आएगा, CH3 पे क्या जनरेट हो जाएगा? रेडिकल। और ये रेडिकल फिर से, ध्यान से सुनना, ये जो CH3 रेडिकल है वो फिर उस स्पीसीज पर जहां होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ था उस पर फिर से अटैक करेगा। फिर से सुनना, ये CH3 रेडिकल डीकार्बोक्सिलेशन से बन गया, इसका मतलब इंटरमीडिएट क्या बना? रेडिकल। और ये जो रेडिकल बना वो रेडिकल जहां होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और दो हेटेरो एटम ऑक्सीजन और ब्रोमीन आपस में जुड़े हुए थे, वहां से ब्रोमीन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये बॉन्ड अनस्टेबल है। पहले तो इसका मतलब OBr का पहले होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में मेथिल रेडिकल उसी OBr वाली स्पीसीज पे अटैक करेगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड स्टेप है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, या कहूँ सेकंड और थर्ड स्टेप है बार बार रिपीट हो रही है। CH3 इस Br को एक्सेप्ट करेगा, CH3 Br, और यहाँ O पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव इधर आया तो यहाँ है O पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो
या कह दूं एक रेडिकल के तौर पे CH3 और Br जुड़ गए, O पर क्या प्राप्त हुआ, रेडिकल, और ये रेडिकल है CH3CO, फिर से क्या होगा बोलो, डिकार्बोक्सिलेशन, क्या प्राप्त होगा, CH3, ये CH3 फिर से यहाँ से OBr से Br को एक्सेप्ट करेगा। आ गई बात, फिर से सुन लो, ये एनाइन न्यूक्लियोफाइल के रूप में Br2 इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और OBr बन जाएगा। OBr के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक रेडिकल बनेगा, वहां से डिकार्बोक्सिलेशन होगा और CH3 रेडिकल बनेगा। ये CH3 रेडिकल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके किसके ऊपर, Br के ऊपर, और ये Br रेडिकल के रूप में, O रेडिकल के रूप में, ये Br रेडिकल CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। O के ऊपर फिर क्या आएगा, रेडिकल। ये रेडिकल देखना, ये फिर से वही रिएक्शन हो रही है, ये देखो, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CH3 रेडिकल बनेगा, ये CH3 रेडिकल फिर सेकेंड स्टेप के OBr से Br को लेगा, CH3 Br। ये होने के बाद में अपन इंट्रामोलिकुलर डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये एग्जाम्पल वो किसका है, इंट्रामोलिकुलर डिकार्बोक्सिलेशन का है। इंट्रामोलिकुलर एक ही मोलिक्यूल, देखना H और O के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये अल्फा क्लीवेज हो गया, तो ये CH2 और इस C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये O और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। O पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, उसके ऊपर कौन जुड़ गया, H पॉजिटिव। इसका मतलब CH3COH, देखो CH3COH, यहाँ डबल बॉन्ड। ये एक तरह से क्या है, इनोल है, और इनोल और कीटोन में कीटो ज़्यादा स्टेबल है यदि एक्स्ट्रा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं हो। एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। ये इधर आए इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये कार्बोनिल हो गया, CH2 पर H जुड़ गया और क्या बन गया, कीटोन, CO2 निकल गया। इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल से CO2 निकला। ये CO2 तब निकलता है जब बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप हो। यदि बीटा पे न होके गामा पे होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब बीटा कीटो एसिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। अब बात है ट्रांजिशन स्टेट की। देखना CH3 पहले O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, जो टूटा और जो बना वो उसको शो करें, टूटा, ठीक। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड मैंने GT दिखाया और पाई बॉन्ड बन रहा है। फिर ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, मैंने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक दिखा दिया। अब ये बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट है, सिंगल बॉन्ड को GT दिखा दिया, डबल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से। ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक दिखा दिया। ये O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा तो मैंने डॉटेड लाइन से शो। इसका मतलब जहाँ ब्रेक हो रहा है, जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसका मतलब एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीटा कीटो एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन में। इनोल बनता है जो कि अनस्टेबल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन। अगला एग्जाम्पल मेलिक एसिड, और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है MSc, उसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये कह दूं इस CH2 पर जेम डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जेम का मतलब एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ से ये CO2 रिमूव होगा, ये H है वो CH2 पर जुड़ेगा, CH2 किस में जाएगा, CH3COH। हीट करते इसे भी क्या कहेंगे, सोडा लाइम, सॉरी वो डिकार्बोक्सिलेशन। यदि सोडा लाइम होता तो NaOH + CO होता।
अब है रिएक्शन हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, जिसे कहते हैं HVZ। इसकी कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। एक ही चीज सुनना, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, और रिएजेंट के रूप में रेड फास्फोरस और हेलोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड फास्फोरस और हेलोजन। अब है कि इस रिएक्शन में सबसे पहले फास्फोरस और हेलोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और Px3 या PBr3 का सिंथेसिस होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और Px3 की जब भी अपन कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन पढ़ के आए हैं कि यहां से कौन नटेगा? OH, और कौन जुड़ जाएगा? Br, H3PO3, सुना होगा नाम, 3 मोल। तो इसका मतलब OH के कितने? 3, और P तो H3PO3, और तो OH हट करके उन OH की जगह पर कौन आ जाएगा? Br। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, यही बात है। कई बार पूछ सकता है कि हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन में निम्न में से इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती हैं, तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। अब दूसरा, जब ये CH3C या कह दो अपना एसिड हेलाइड अपन को प्राप्त हुआ, उस एसिड हेलाइड का अपन बात करें, ये अपना कीटोन था और यहां से ये H और ये इधर आ गया, तो ये एक कह दूं कीटो, और ये कौन सा हो गया? इनोल। अब सुनना हुआ, तो इसका मतलब ये जो इनोल इसलिए बना दिया कि इनोल यहां एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा। ध्यान से सुनना, ये चीज कीटो था, उसको इनोल में इसलिए बदल दिया क्योंकि वह इनोल एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा। कैसे? ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस CH पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव ने किसके रूप में कार्य किया? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के रूप में इलेक्ट्रोफाइल Br पे अटैक किया और यहाँ से Br निकल गया। ये जो Br नेगेटिव था उसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आए फर्स्ट, फिर इस CH पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव सेकेंड, और फिर ये CH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक किया, तो इस CH पर कौन जुड़ गया? Br। ये लो, फिर इस एसिड हेलाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये आपको बताया, कार्बोनिल की ओर OH, इधर HBr निकल गया, अल्फा हेलो एसिड। इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? हेल-वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, रिएजेंट कौन सा होना चाहिए? रेड फास्फोरस और हेलोजन। रेड फास्फोरस और हेलोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? PBr3। PBr3 एसिड के साथ रिएक्शन करके OH को हटा करके Br जुड़ जाता है, फिर वो कीटो फॉर्म है इनोल में कन्वर्ट होगी, जो कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल Br2 पर। अल्फा कार्बन में कौन जुड़ जाएगा? Br, और जो OH का H था वो Br नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा और अल्फा हेलो एसिड बनेगा। एग्जाम्पल अब है, कौन है एसिड? अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, हाँ, रेड फास्फोरस और क्लोरीन। अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है और Cl को जोड़ना, डायरेक्ट मेथड। ये रहा, इसके पास अल्फा भी है, बीटा भी है, तो कौन सा प्रोटॉन? अल्फा। क्यों? अल्फा के ऊपर यदि प्रोटॉन को हटा दें तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ डीलोकेलाइजेशन में है, जबकि यदि यहाँ से प्रोटॉन हटाएं तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज नहीं है। इसलिए अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह Br को जोड़ना है, अल्फा हेलो एसिड। आगे है क्वेश्चन, ध्यान से सुन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इंटरमीडिएट एनाइन है, उसके ऊपर जोड़ना क्या था बोलो? बेस का H, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? H। किसके ऊपर? इस CH हो गया। तो एक कंडीशन तो ये है CH पर H जुड़ जाए। दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनना,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आए और यहाँ से आई निकल जाए, जिसे कहते हैं एक तरह से बीटा इलिमिनेशन। यदि गुड लिविंग ग्रुप हो तो इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्किन। तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3CH2। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, CH3CHI और CH2 पर क्या जुड़ जाएगा, H। ये H और I निकल जाएं जिसे कहते हैं बीटा विलोपन, क्योंकि मीडियम कौन सा है, बेस। और बेसिक मीडियम में आपको ही पता है यदि गुड लिविंग ग्रुप हो तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अगला देखना, यहां पर इसको हटाया, कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आकर के इस फ्लोरीन को हटा सकता है, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप है। इसलिए यहां पर इस रिएक्शन में यहां पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा, H। तो ये अपना कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर, या कहूँ एक प्रोडक्ट ये बनेगा जहाँ ये फ्लोरीन था और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, H। अगला हटाना है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ टेक करेगा और Cl गुड लिविंग, क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो यहाँ ये एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ कौन था, Cl। ये नेगेटिव चार्ज इधर आए और यहाँ से निकल जाए, तो इसका मतलब 2 3 मेंबर्ड रिंग एक बाइसाइक्लिक रूप में बन जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ये था, यहाँ Cl था, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर बेस का कौन जोड़ देंगे, H। ये अगला है वही कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें 2 कार्बन हैं वो डिक्रीज हो गए, इसलिए कार्बन डिक्रीज का एग्जाम्पल है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका, इससे आपको भी पता है एथेन बनेगा, नो चेंज। तो ये CO2 निकला और कितने कार्बन थे, 2। यहाँ भी कितने कार्बन है, 2। यहाँ की अपन बात करें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये एथिल रेडिकल, एथिल रेडिकल 2 आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन। इसमें कार्बन कितने थे, 3 थे, अब कितने हो गए, 4। कार्बन इंक्रीज, कोई चेंज नहीं, कार्बन डिक्रीज। इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, और कोई चेंज नहीं भी हो सकता। इस वीडियो में कहीं भी कोई एग्जाम्पल है, आपको फिर से कोई समस्या आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।